वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। IFMS ये लेक्चर सीरीज़ के अंदर आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है इंश्योरेंस प्रिंसिपल एंड रोल ऑफ IRDA। सबसे पहले हमने ये समझा था कि इंश्योरेंस होता क्या है। आज हम समझेंगे इंश्योरेंस के प्रिंसिपल क्या हैं और जो अपना IRDA है, IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसका रोल क्या है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। तो हम प्रिंसिपल से शुरुआत करेंगे, फिर रोल ऑफ IRDA पर आएंगे। तो सबसे पहले जो प्रिंसिपल है वो क्या है, एटमोस्ट गुड फेथ। गुड फेथ का जो प्रिंसिपल है वो ये बताता है कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है पर्सन, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस है, उसका मतलब क्या है कि जो इंश्योर्ड है, जो पॉलिसी ले रहे हैं, इंश्योर्ड मस्ट डिस्क्लोज ऑल द मटेरियल फैक्ट रिलेटिंग टू सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। की पॉलिसी लेने वाले को सारी इन्फॉर्मेशन जो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर देनी चाहिए। आपने देखा होगा कि जब इंश्योरेंस पॉलिसी कोई पर्सन लेता है तो सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देता, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब उसका क्लेम अराइज होता है तो उसको कहीं ना कहीं लॉस होता है। ऐसे ही जो इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट है उसको भी क्या करना चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड सारे फैक्ट बता देने चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा इंश्योरेंस इस तरीके से बोलते हैं, मान लीजिए आप 5 लाख का इंश्योरेंस ले रहे हैं, 5 लाख का आपका पॉलिसी है, तो वो बोलेंगे कि आपको एक टाइम पूरा होने के बाद आपको 3 गुना मिलेगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं होता। कोई गुना का सिस्टम होता ही नहीं है। मार्केट के अंदर जो उस समय प्राइस होते हैं शेयर्स के, क्योंकि जो सारा पैसा जो म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट के अंदर लगता है इंश्योरेंस का, तो जो वास्तव में जो प्राइस होता है वही मिलता है। ऑन एन एवरेज आप कह सकते हैं कि भाई 2.25 गुना या 2.5 गुना मिलेगा, पर ऐसा कहीं लिखा नहीं रहता कि आपको इंश्योरेंस, जैसे आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया तो आपको 3 गुना ही मिलेगा। हो सकता है कि आपको 4 गुना भी मिल जाए, हो सकता है कि आपको 2 गुना भी ना मिले। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है गुड फेथ का होना चाहिए, दोनों साइड से ही क्या सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। फिर आता है अपना इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब ये हुआ, इंडेमनिटी का मतलब है कोई भी ऐसी कंडीशंस जो रहती है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमने जब आपको पॉलिसी के बारे में बताया था तो एक तो टर्म पॉलिसी रहती थी, एक एंडोमेंट पॉलिसी रहती थी। टर्म्स इंश्योरेंस क्या होता था, टर्म्स इंश्योरेंस ये होता था कि हम इंश्योरेंस प्रीमियम कम पे करना चाहते हैं और यदि कोई मिस हैपनिंग होती है तो हमें पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ मान लीजिए मेरी एज है 30 ईयर्स और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इंश्योरेंस लूँ मेरा एट द एज ऑफ 60 ईयर्स तक। तो 60 ईयर्स तक यदि मेरे साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, पेमेंट करेगी, नहीं तो वो मुझे पेमेंट नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं टर्म्स इंश्योरेंस, जब हम किसी टाइम के लिए इंश्योरेंस लेते हैं और प्रीमियम अमाउंट कम पे करना चाहते हैं। फिर होता है एंडोमेंट पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी क्या होती है, इसमें उल्टा सिस्टम होता है। इसमें हम प्रीमियम तो ज़्यादा पे करते हैं और हम ये चाहते हैं कि मान लीजिए 20 साल बाद, जैसे मैं 30 साल की एज है तो 20 साल बाद का मतलब है जब मैं 50 साल का होऊंगा तो 50 साल पर यदि मैं जीवित रहता हूँ तो भी मुझे पैसा मिल जाए, और चाहे मैं जीवित नहीं हूँ तो जीवित नहीं का मतलब है कि ये तो मुझे नहीं पता मैं 50 साल जीऊँगा या 50 साल से ज़्यादा भी जी जाऊँ, या फिर हो सकता है 45 साल जीऊँ। तो जो मेरी एज है उस एज पर यदि कोई मिसहैपनिंग होती है तब तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे पैसा देगी, जो टर्म्स इंश्योरेंस में भी था और आपका एंडोमेंट जो मैं आपको सेकंड अब बता रहा हूँ इसमें भी है। बस एंडोमेंट में एक फ़ायदा हो रहा है कि यदि मैं 50 साल के बाद भी जीवित रहता हूँ तब भी मुझे इंश्योरेंस कंपनी उस 20 साल की जो अवधि थी, 20 साल का जो मैंने इंश्योरेंस लिया था उसको जो मैंने प्रीमियम ज़्यादा पे किया था उसका मुझे वो क्या देगी, पेमेंट करेगी। सपोज़ मान लीजिए अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर टर्म इंश्योरेंस और आपका जो एंडोमेंट इंश्योरेंस में अंतर बताओ। मान लीजिए मैं वही इंश्योरेंस जो ले रहा था टर्म्स इंश्योरेंस पर मुझे 50 साल की एज में कोई पैसा नहीं मिलेगा, मिस हैपनिंग होगी तभी मिलेगा। मान लीजिए मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन ईयरली 3,000 रुपये जा रहा है और मैं एंडोमेंट के अंदर वही पॉलिसी ले रहा हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन 25,000 रुपये जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मैं 22,000 एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं मुझे बेनिफिट मिलेगा। तो वो एंडोमेंट पॉलिसी इंश्योरेंस के अंदर टर्म्स और एंडोमेंट होता है, ये इंडेमनिटी के अंदर हम पढ़ते हैं। फिर आता है अपना सबोर्गेशन क्या होता है कि जब इंश्योरर बिकम एंटाइटल्ड टू ऑल राइट्स ऑफ द इंश्योर्ड एज रिगार्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस। जबकि जब इंश्योरर को सारे सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड राइट मिल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ सबोर्गेशन। इसके अंदर इन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, पेमेंट ऑफ होल लॉस एंड इंश्योरेंस ऑफ सरेंडर ऑल हिज राइट्स एंड क्लेम एंड रेमेडी इन फेवर ऑफ इंश्योर एंड इंश्योर एंटाइटल्ड टू बेनिफिट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ द पेमेंट। और कुछ चीज़ें और रहती हैं जैसे इंश्योर टू प्रोवाइड फैसिलिटी टू द इंश्योरर एंड इंश्योरर एंटाइटल्ड टू ओनली सच राइट्स आर अवेलेबल टू द इंश्योर्ड। इनका मीन्स क्या है, इनका मीन्स ये है कि यदि आपको इंश्योरेंस के अंदर लॉस हुआ है, आपको जो एक्चुअल इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट कभी भी प्रॉफिट का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, आपको जो लॉस हुआ है वही इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी, उससे ज़्यादा कभी भी आपको इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती है। ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन कहलाता है। अब आते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ
इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि यदि हम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो हम जिसके साथ हमारा इंश्योरेबल इंटरेस्ट है हम उसी का ही पॉलिसी ले सकते हैं। सपोज़ मान लीजिए मैं आज यदि इंश्योरेंस लेना चाहूँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो क्या मैं इंश्योरेंस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा उनके साथ इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एग्जांपल आप हमें बताओ, समझाओ। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एग्जांपल यदि आप देखना चाहें तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए सन में इंश्योर हिज फादर लाइफ ऑन होम ही इज़ डिपेंडेंट, कि एक जो सन है वो इंश्योर अपने पेरेंट्स की लाइफ को कर सकता है। एक क्रेडिटर कैन टेक इंश्योरेंस ऑन लाइफ ऑफ डेटर्स, ठीक है ना, कि क्रेडिटर को डेटर से पैसे लेना तो उसका इंश्योरेंस कर सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप आपके सामने आ रही है, यदि कोई रिलेशनशिप है उनके बीच में, कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, तब तो पॉलिसी ले सकता है, नहीं तो पॉलिसी नहीं ले सकता। ये है प्रिंसिपल ऑफ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब जो अपना लास्ट जो सेकंड लास्ट जो वो है वो क्या है? प्रिंसिपल क्लोज प्रोक्सिमा। क्लोज प्रोक्सिमा का मतलब है नियर क्लोज। तो जब भी हम इंश्योरेंस के अंदर किसी ना किसी को लॉस तो होगा ही, तो जब लॉस अराइज होगा तो उसका जो नियर कोज है वो क्या है? वो क्या कहलाता है आपका कोज प्रोक्सिमा या नियरेस्ट क्लोज वाला टर्म्स यूज़ लेते हैं हम वहाँ पे। यहाँ पे हम देखें, इफ़ देयर इज़ ओनली वन कॉज ऑफ डैमेज और लॉस देयर इज़ नो डिफिकल्टी इन फिक्सिंग द लाइबिलिटी ऑफ द इंश्योरर, कि जब भी हम इंश्योरेंस के अंदर लॉस होता है तो हमें देखना पड़ता है कि उस लॉस का एक मुख्य कारण क्या है, वही कहलाता है कोज प्रोक्सिमा कहलाता है। फिर हम बात करेंगे जो अपना डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब ये कि आपने भाई लॉटरी तो खरीदी नहीं, आप भगवान के मंदिर पर डेली जा रहे हो, लॉटरी तो आपने खरीदी नहीं, लेकिन आप ये कहते हो भगवान मेरी लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगवा दे। और तो ऐसा पॉसिबल है क्या? आपको उस लॉटरी को लगने के लिए पहले लॉटरी तो खरीदनी होगी। तो वही चीज़ यहाँ है, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ही बताता है कि यदि इंश्योरेंस के अंदर आपको क्लेम का पैसा चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? इंश्योरेंस के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन भी करना पड़ेगा। तो ये अपना 6th एंड लास्ट प्रिंसिपल था। अब जो अपना लेक्चर था उसका जो फर्स्ट पार्ट था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, हमने यहाँ पे पूरा किया। इस लेक्चर के अंदर हमने जो प्रिंसिपल पढ़े थे उनको हम रिपीट कर रहे हैं। फिर हम जो लेक्चर का सेकेंड पार्ट है रोल ऑफ IRDA, जिसको इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोलते हैं, हम उसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखें तो हमने कौन कौन सा प्रिंसिपल पढ़ा? प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ, इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ सबोर्गेशन, प्रिंसिपल ऑफ आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ कोज प्रोक्सिमा और डॉक्ट्राइन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ रहे हैं IRDA। IRDA क्या है? IRDA इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, तो ये IRDA का मिशन क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योर द फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पॉलिसी होल्डर, की पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को रखना। हम देखो प्रिंसिपल पढ़े थे तो उसमें देखा था आपने गुड फेथ। तो पॉलिसी होल्डर मतलब ये है कि जो एजेंट है वो सही जानकारी दे, वो कोई गलत जानकारी दे के कोई इंश्योरेंस पॉलिसी सेल नहीं करे, तो उसके इंटरेस्ट को सेव करना। उसके लिए आपने देखा होगा जो एजेंट होते हैं वो डायरेक्ट नहीं बन सकते, उसके लिए उनको IRDA का एक एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। और IRDA का एग्ज़ाम बंदा तभी पास कर पाता है जब उसको इंश्योरेंस की नॉलेज हो। तो ये IRDA जो है गाइडलाइन जो इशू करता है उसके अंदर फर्स्ट है कि जो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट के लिए वो क्या करता है? गाइडलाइन देता है। फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए वो बेनिफिट के लिए वो सोचता है कि कैसे इकोनॉमी का ग्रोथ हो, ठीक है ना। फिर वो प्रमोट करता है इंश्योरेंस की अवेयरनेस को, फेयरनेस को, डीलिंग को, ठीक है ना। वो और जो इंश्योरेंस के अंदर जो क्लेम अराइज होते हैं उनका जेन्युइन सेटलमेंट भी कराता है कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी सबका चेक करता है। उस पर ये भी रहता है कि जो क्लेम जो कमिटेड था वो पूरा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। टू प्रमोट द फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी एंड ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि इंश्योरेंस का जो पॉलिसी हम लेते हैं उसका जो प्रीमियम हम भरते हैं उसका पैसा शेयर मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं जाता है, तो उस चीज़ का जो रेशियो है वो भी वो डिसाइड रखता है। इसके अलावा वो एक्शन लेता है वो उनके लिए जो उसकी गाइडलाइन को पूरा नहीं करते उन इंस्टीट्यूशन के तरफ। और इसके अलावा सेल्फ रेगुलेटेड डे बाय डे वर्किंग, वो इंडस्ट्री के अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है चेंजेस की, रूल्स रेगुलेशन की, वो उनको पब्लिश करता है। अब कंपोजिशन ऑफ IRDA की बात करें तो IRDA की कंपोजिशन के अंदर कौन कौन होता है? इसके अंदर टोटल 10 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, 5 होल टाइम डायरेक्टर होते हैं, 4 क्या होते हैं? पार्ट टाइम डायरेक्टर होते हैं। अब ड्यूटी एंड पावर की बात करें, IRDA की क्या ड्यूटी एंड पावर है? तो आप देखेंगे कि जो एक तो पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को सेव करना, ठीक है ना, और जो फंक्शन परफॉर्म करना, ठीक है ना। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन है, रिमूव है, विड्रॉल है, ये सब चीज़ें डायरेक्ट सुपरविज़न करके यदि कोई इंश्योरेंस कंपनी रूल्स रेगुलेशन को पूरा नहीं करती उनके खिलाफ एक्शन लेना,
है ना, प्रोटेक्ट करना इंटरेस्ट और पॉलिसी होल्डर के इंटरेस्ट को क्या करना, सेव करना। तो ये सब चीज़ें जो कोड ऑफ कंडक्ट या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है ना, या फिर जो आपके कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सर्वेयर होते हैं जो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर, जैसे आपने देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस या आपका जनरल इंश्योरेंस होता है, तो सर्वेयर सर्वे करने के बाद इंश्योरेंस पॉलिसी इशू करता है। तो और प्रमोट करना इंश्योरेंस बिजनेस को, ये सब IRD के क्या माने जाते हैं, फंक्शंस माने जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।